आज हम भौतिक शास्त्र विषय की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज तक जितनी भी फिजिक्स में घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने किन मूलभूत जो संरक्षण के नियमों का आविष्कार किया, यूँ कह लीजिए उपयोग किया, यूँ कह लीजिए, या जिनके बिना इन अभिक्रियाओं को, इन घटनाओं को नहीं समझा जा सकता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, सर्वप्रथम जो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको हम कहते हैं, चिरसम्मत यांत्रिकी, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और जो ओल्ड क्लासिकल लॉज हैं, पुराने जो यूँ कह लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, जो डायनेमिक्स के रूल्स हैं, जिसके आधार पर हम कणों की गति की व्याख्या सफलतापूर्वक करते हैं, कैलकुलेशंस के आधार पे प्रैक्टिकली जिनको हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल देखिए जो आपने छोटी क्लासों में किया है, या आप कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ी, इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ी, जो आपने कैलकुलेट किया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, two particle collision, then three particle collision, and then many particle collisions। और कहीं पर जो कुछ संरक्षण के नियमों की जो अवधारणा है उसके आधार पर ही हम इन घटनाओं को बड़ी आसानी से समझने में सफल रहे और उसके आधार पर एक जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मूला है वो वैज्ञानिक बनाने में सफल रहे। प्रकृति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ज्ञान हुआ गुरुत्वाकर्षण सोलर सिस्टम। इसको वैज्ञानिकों ने विभिन्न परीक्षणों के आधार पर, किसी भी मॉडल, किसी भी नियम, किसी को बनाने से पहले बहुत सारे परीक्षण होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटाज होता है, जिसके आधार पर इस प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिकों ने समझने का समय समय पर प्रयास किया है। क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको समझा दूं, बता दूं कि विज्ञान भले ही कितना वो क्यों ना हो जाए, प्रकृति के अंदर जो सिमेट्री है उस सिमेट्री को हम मैकेनिकली किसी भी विधि से अटेन नहीं कर सकते। इस बात को मैं इससे भी समझा दूं कि उदाहरण के तौर पे अगर हम इस घटना को समझें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, या मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये जो गति है ये बिल्कुल निश्चित है और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। इसको बेसिक जो एक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया, बनाया है, प्रपोज किया है, उसके आधार पर जितनी भी प्लैनेटरी मोशंस हैं उसको हम समझ सकते हैं। आप जब हवा में पत्थर फेंकते हैं तो वो किस प्रकार के पथ पर चलेगा, वो कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, ये सब गणनाएं जो नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स में आप करते हैं उन सब के लिए भी वैज्ञानिकों का ये आधार है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि न्यूटन ने प्रतिपादित किया, मूल रूप से इस बात को लेके कि जैसे भी हम किसी भी पत्थर को छोड़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर हाइट से तो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, तो कितनी हाइट से छोड़ने पर किस वेग से आएगा, ये सारी कैलकुलेशंस आपने छोटी क्लासों में की हैं। प्लैनेटरी मोशन के लिए भी हमने केपलर के नियम और दूसरे नियमों की सहायता से, मूल संरक्षण नियमों की मदद से कैलकुलेशंस की हैं। और भी जो कैलकुलेशंस हैं वो
इस नियम के आधार पर करते रहे। प्रॉब्लम कहाँ आई? जब हम वैज्ञानिकों को चार्ज की नॉलेज हुई, आवेश का ज्ञान हुआ, तो पता चला कि यहाँ पर तो हम केवल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी है, जिसका प्रोविजन ग्रेविटेशनल थ्योरी के अंदर एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। तो फिर जब संरक्षण की बात आई तो पहले हम द्रव्यमान संरक्षण, यहाँ इस रेंज में जब हम थे, यूँ कहिए कि जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस के आधार पे जब हम इस फेज में थे, तो हम बात करते थे द्रव्यमान संरक्षण, हम बात करते थे रेखीय संवेग संरक्षण, हम बात करते थे कोणीय संवेग संरक्षण। फिर जब आवेश का ज्ञान हुआ वैज्ञानिकों को, तो जितनी भी अभिक्रियाएं भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र की थी, तो फिर वैज्ञानिकों ने ये कहना प्रारंभ किया कि भाई ये जो सफिशिएंट, ये जो लॉज हैं 3, द्रव्यमान का संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, इससे भी आगे एक और चीज है, वो है आवेश संरक्षण की। कोई भी ऐसी अभिक्रिया प्रेक्षित नहीं होती जिसमें अभिक्रिया के पूर्व का आवेश अभिक्रिया के पश्चात के आवेश के बराबर न हो। तो इन सब प्रेक्षणों के आधार पर आवेश संरक्षण की बात कही जाने लगी। आवेश के बीच में जितनी भी इंटरेक्शंस थी, उनको एक नाम दिया गया जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस कहते हैं। उसका कारण ये है कि कोई भी स्थिर आवेश अगर 2 होते हैं बिंदु आवेश, तो उनके बीच में तो हम कूलाम के नियम के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। परंतु यदि वो आवेश गतिशील हो, मूविंग हो, तो ये प्रेक्षित हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट न करें, मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट न करें, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जब ये स्टैटिक पोजीशन में होते हैं चार्ज, तो ये इसका एक लिमिटिंग केस है। इसलिए हायर कैलकुलेशंस में, मोर जनरलाइज्ड डिस्कशंस में वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हिंदी में बोलें तो विद्युत चुंबकीय अभिक्रियाओं का नाम देना प्रारंभ कर दिया। ये जितनी भी घटनाएं थीं जो नॉर्मल पार्टिकल से रिलेटेड हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कैटेगरी में, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। और फिर क्या हुआ कि जब जैसे जैसे वैज्ञानिकों की सोच बढ़ती गई, खोज में प्रगति होती गई, और जब वैज्ञानिक नाभि के अंदर की बात के बारे में सोचने लग गए, तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि नाभि के अंदर जो कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, वो कौन से बल से बंधे हुए हैं। क्योंकि न्यूक्लियर की जो साइज है वो फर्मी के ऑर्डर की है। एक फर्मी के क्षेत्र के अंदर, एक फर्मी की रेडियस में आप यूँ कहिए, इनको बांधे रखना किसी नॉर्मल फोर्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और यदि किसी नाभि में एक से ज़्यादा प्रोटॉन है, तो उनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है, जिसको कि हम कूलाम के नियम से कैलकुलेट करते हैं, कोई ऐसा बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए जो इस प्रतिकर्षण की तुलना में बड़ा हो, जभी ये अवधारणा सफल होगी, अन्यथा यह अवधारणा सही नहीं होगी। इसलिए एक नई सोच जो केवल और केवल नाभि के अंदर होने वाली घटनाओं से संबंधित है, जिसके आधार पर इसकी व्याख्या हो सकती है, और उसको वैज्ञानिकों ने इस श्रेणी में रखा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। This branch, this category deals with the phenomena which are occurring inside nuclei. But the problem again arises before the scientists when they were discussing about the beta decay and radioactivity laws. रेडियो एक्टिविटी का जब ज्ञान हुआ, तो पता लगा कि यहाँ पे 3 कण, अल्फा, बीटा और गामा, किसी भी रेडियो एक्टिव
जो एलिमेंट होता है उससे निकलते हैं। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण की जब वैज्ञानिकों ने बात की, उनकी उत्पत्ति के बारे में जब एक्सप्लेन करने लगे, तो पता चला कि जो उत्तरदायी बल हैं उसकी स्ट्रेंथ नाभिकीय बलों की स्ट्रेंथ की तुलना में बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि नाभि के अंदर होने वाली समस्त घटनाओं के लिए ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ आके दो कैटेगरीज बनानी पड़ी। एक स्ट्रॉन्ग, जो बेसिकली यूँ कहिए कि इस बात के कारण है कि भाई दो प्रोटॉन नाभि के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इस बल की जो स्ट्रेंथ है वो कूलाम के बल से जो प्रतिकर्षण बल की स्ट्रेंथ की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जब नाभिकीय विखंडन, संलयन, इसका आविष्कार हो गया, ज्ञान हो गया, तो भी ये बात प्रूव हो गई, प्रतिपादित हो गई कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस अलग तरह की हैं। बट जब हम न्यूट्रॉन डीके, बीटा डीके, रेडियो एक्टिविटी, न्यूट्रिनो इंटरेक्शंस और इनकी बात करते हैं तो हमें इस प्रकार के जो फोर्सेज हैं उनको लेना पड़ता है। तब फिर ये समझ में आया प्रकृति के अंदर होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस जिसको कहा जाता है उसकी हेल्प से, उसकी मदद से समझ सकते हैं। अब हम मूल विषय पर आ जाते हैं कि किन किन संरक्षण के नियमों की हम बात करेंगे। तो जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस जिसकी कि हम कह रहे हैं उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने या विद्युत चुंबकीय बल जो हमने कहा था वो बेसिकली एटम्स, मॉलिक्यूल्स या इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड है। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि बल का जो परिमाण है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको फॉलो करता है। और इनकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट रेंज होती है यूँ कह लीजिए। और दूसरी जो कैटेगरी जो यहाँ पे प्रदर्शित है वीक, जो बीटा डी के या इसको रिप्रेजेंट करती है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, बेसिकली नाभि के अंदर घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में भी जो न्यूक्लियाई पार्टिकल जिनको कि हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं उसकी जो रिएक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हैं, और ये भी शॉर्ट रेंज हैं क्योंकि जब जब दो प्रोटॉन नाभि के अंदर हैं तो उनके मध्य का बल इस फॉर्मूले के या इस ये वाला बल है। परंतु यदि दो प्रोटॉन यूँ समझ लीजिए कि नाभि के बाहर हों तब उनके बीच में जो आकर्षण का बल है वो नहीं लगेगा। ये बात भी भली भांति वैज्ञानिकों को समझ में आ गई। तो ये कहा गया कि भाई नाभि के अंदर रहने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए या जिम्मा या कह लीजिए एक सरल भाषा में, साधारण सी भाषा में, वो इन बलों का है। गुरुत्वाकर्षण जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, ऑर्बिट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये जितने भी नॉर्मल फिनोमेना हैं वो हम इस वाले जो बल है इससे एक्सप्लेन करते हैं। इस बल की भी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फिजिक्स की भाषा में जो बेसिक क्लासिफिकेशन है इन 4 मूल बलों का वो हम इस चार्ट की हेल्प से, मदद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए हम जिन संरक्षण के नियमों की बात कर रहे थे हम, बेसिकली जो कंजर्वेशन लॉज हैं दे आर द फंडामेंटल लॉज which helps us to understand what is happening in the nature। इस प्रकृति में क्या घटित हो रहा है उसको समझने में ये बहुत बड़े टूल साबित हुए हैं। ये नियम हमारी मदद करते हैं क्योंकि धीरे धीरे वैज्ञानिकों को ये समझ में आया कि इस प्रकृति में कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसमें इन संरक्षण के नियमों का उल्लंघन होता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, जैसे
कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, जैसे आवेश संरक्षण का नियम। तो as a student of physics, when you talk of classical mechanics or classical physics, we follow these basic conservation laws in all calculations. That is, total mass of before reaction has to be equal to total mass after reaction. Total energy before reaction has to be equal to total energy after reaction. Total linear momentum before collision has to be equal to total linear momentum after collision. You can say after reaction, after the phenomena occurs. Same about the angular momentum and electric charge. जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अभिक्रियाएं, जिसको कि हम अभिक्रिया नाम भी दे देते हैं, अभिक्रिया के पहले का कोणीय संवेग, अभिक्रिया के पश्चात का कोणीय संवेग, अभिक्रिया के पहले का आवेश, अभिक्रिया के पश्चात का आवेश, कुल अगर हम एल्जेब्रिक सम कर लें तो वो सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl जब Na और Cl में बटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस। पहले भी ओवरऑल न्यूट्रलिटी थी, बाद में भी ओवरऑल न्यूट्रलिटी, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ। बहुत छोटी छोटी जितनी भी रिएक्शंस आप लिखते हैं फिजिक्स के अंदर और चाहे केमिस्ट्री में, वहां पर इन सब संरक्षण नियमों के आधार पे आपने उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है और उसी एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हम नाभि के अंदर एंटर हुए तो वहां पे जब हम रिएक्शंस लिखते हैं, आगे हम लिख के भी समझाएंगे, तो ये महसूस हुआ कि कुल प्रारंभिक जो द्रव्यमान है वो अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं है। You can say a slight difference in the mass is observed as we move on towards the preciseness. जैसे जैसे उपकरणों की यूँ कह लीजिए कि सुग्राह्यता बढ़ती गई तो वैज्ञानिकों को ये समझ में आया कि भाई जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसका कि हम मास बराबर मान रहे थे पहले, वो बराबर नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा अंतर है और उसके कारण किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में कुल प्रारंभिक द्रव्यमान कुल अंतिम द्रव्यमान के बराबर वाली जो बात है वो बात समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए यह कहा गया कि हम केवल द्रव्यमान की बात न करें, हम द्रव्यमान के साथ साथ मास एनर्जी जो इक्विवेलेंस है, अर्थात जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उसमें हम कुल प्रारंभिक द्रव्यमान इज इक्वल टू कुल अंतिम द्रव्यमान के साथ साथ हम द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसके आधार पर बात करें। अब यहाँ पर एक नई बात मैंने इनिशिएट की है, द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट करने पर, यानी कि उस अभिक्रिया में जो ऊर्जा हमें मिलती है आप उस ऊर्जा को मास में कन्वर्ट कीजिए और फिर द्रव्यमान संरक्षण की बात सोचिए। अब समस्या ये है कि ऊर्जा को मास में बदलें कैसे। उसके लिए आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक ने एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रतिपादित किया जिसको कि हम फेमस E इज इक्वल टू mc² के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हाल फिलहाल इस स्टेज पे आप इतना समझ सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जिस द्रव्यमान संरक्षण की बात हम कर रहे थे, जैसे ही हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ केवल द्रव्यमान की बात न करके हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाले रिलेशन के आधार पे जो उस अभिक्रिया में हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है उस ऊर्जा को आप द्रव्यमान में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये जो गणित है अभिक्रिया के पूर्व का कुल द्रव्यमान जो हमें लॉस ऑफ मास कई जगह पर प्रतीत सा होता था,
वो लॉस ऑफ मास हमें इस मास एनर्जी इक्विवेलेंस से समझ में आने लगा, क्योंकि प्रकृति में जो भी घटना घटित होती है वो इतनी सटीक है, इतनी स्ट्रांग है कि उसका कोई भी दूसरा वो नहीं है। उसको सही मानते हुए हमें ही अपने मॉडल में जो रूल्स हैं उसमें टाइम टू टाइम संशोधन करने के लिए विवश होना पड़ा है। कुल मिला के जितनी भी नेचुरल साइंसेज हैं, जिसमें फिजिक्स सबसे प्रमुख है, जिसके आधार पे हमने इस प्रकृति में घटित होने वाली अधिकांश घटनाओं को समझने का अभी तक प्रयास किया है। और ये कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे हम प्रिसाइसनेस, हम एक वर्ड काम में लिया था, सुग्राहिता, जिसकी की कोई लिमिट नहीं है। प्रारंभ में जब हम दूरी नापते थे तो जब पृथ्वी से लेके मान लीजिए सूर्य की दूरी है तो वहां पे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर का कोई इतना महत्व नहीं होता है। परंतु जब हम यहाँ पे कोलिजन्स या दो कणों के बीच की दूरी, जिसको कि हम सिंपल अपरेटस से नाप सकते हैं, तब हमारे लिए सेंटीमीटर भी बहुत बड़ी चीज होती है। देन वी स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स, फिर मिलीमीटर का भी छोटा पार्ट, फिर धीरे धीरे हम एंगस्ट्रॉम रेंज में पहुंचे और फिर फर्मी रेंज में पहुंचे। तो जब हम एंगस्ट्रॉम या फर्मी रेंज की बात करते हैं, एक एटम की बात करते हैं, तो वहाँ 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ी राशि है, यूँ कह लीजिए आप, बड़ी रेडियस है, यूँ कह लीजिए आप। परंतु जब हम फर्मी की बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम बहुत बड़ा लगने लगता है। तो इस कंपैरिजन को आप दिमाग में रखकर अगर भौतिक शास्त्र की होने वाली घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से निसंदेह इस विषय में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो हमने जिन बेसिक बातों का आज जिक्र किया है वो ये है कि इस प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनको 4 मूल फंडामेंटल फोर्सेस के आधार पर और जो मूल संरक्षण के नियम हैं उनके आधार पर समझा जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी ना किसी यूजफुल पर्पज के लिए कोई भी जब हम डिजाइन करेंगे तो उस डिजाइन में, उस कैलकुलेशन में इन चीजों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये हमें मानते हुए ही आगे बढ़ना होता है। ये बेसिक बात है जिसके के बारे में हमने किया है। फिर जब नाभि के अंदर से अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल रिलीज हुए तो पता लगा कि हमारा जो मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम है ये गड़बड़ा रहा है। गड़बड़ा रहा है का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि इसके संरक्षण को हम अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे एक नए कण की अवधारणा वैज्ञानिकों को रखनी पड़ी और उस अवधारणा को बाद में एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर दिया गया, प्रायोगिक तौर पर भी कर दिया गया सिद्ध, कि भाई इसके बगैर, क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि भाई ये रूल्स फॉलो नहीं होने। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब नाभिकीय रिएक्शन की व्याख्या के समय हमें लगने लगा कि भाई द्रव्यमान का ये डिफरेंस कहाँ जा रहा है, तो मास इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस से वो वैज्ञानिकों को समझ में आ गया। और इसी तरीके से जब जो रेडियो एक्टिविटी की घटनाएं हैं उसमें बीटा डी के में बीटा कण के साथ साथ जब न्यूट्रिनो अथवा एंटी न्यूट्रिनो के उत्सर्जन की बात कही गई तो जो प्रश्न चिन्ह लगा था हमारे मूल संरक्षण के नियमों के ऊपर, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। यूँ समझ लीजिए सरल सी भाषा में कि जैसे ही हम अभिक्रिया में उन कणों को जोड़ देते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन वो बड़ी इजीली बैलेंस हो जाती है। हम अगले लेक्चर्स में आपको रिएक्शंस देके बेसिकली पिन पॉइंटेडली ये समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। यहाँ तक आप इतनी बात समझ लें कि ये जितने भी मूल संरक्षण के नियम हैं उनको अगर हम इस मास एनर्जी इक्विवेलेंस को जोड़ते हुए देखेंगे तो
कहीं पर इनका उल्लंघन किसी भी अभिक्रिया के अंदर नहीं है। समय समय पर जैसे जैसे हम माइक्रो और मिनी वर्ल्ड के अंदर आते गए, हमें अपने नियमों के अंदर करेक्शन, संशोधन, प्रिसाइजनेस ऐड करनी पड़ी और उसी के आधार पर धीरे धीरे जो वैज्ञानिक सोच है वो बढ़ती जा रही है और हम दिन प्रतिदिन नए नए कणों की खोज कर रहे हैं। अब कणों का इससे क्या संबंध है वो भी हम अगले लेक्चर में समझाने का प्रयास करेंगे आपको। अभी हम इस लेक्चर के अंदर ये जो मूल संरक्षण के नियम हैं इसी की अवधारणा तक अपने आप को सीमित रखते हैं। धन्यवाद।